चलो भाई, HCF की कहानी तो कल समझ चुके थे कि HCF होता क्या है और कहाँ यूज होता है ना। एलसीएम क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं और फिर इससे रिलेटेड HCF और एलसीएम से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ हैं वो लगाएंगे। तो पहले तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो फुल फॉर्म तो सामने ही लिखा हुआ है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो लोवेस्ट का मतलब क्या हो गया, सबसे कम, या बोल सकते हो मिनिमम, ठीक है ना। कॉमन का मतलब तो जानते ही हो, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में जो एक ही चीज, एक ही सेम नंबर रहेगा उसको क्या बोलते हैं, कॉमन, है ना। हिंदी में बोलते हैं उभयनिष्ठ। अब मल्टीपल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल का मतलब ये होता है जैसे कोई आप नंबर ले लो और उसमें नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करना चालू कर दो तो जो आंसर आएगा वो मल्टीपल कहलाता है। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा पहाड़ा जो पढ़ते हैं, टेबल, है ना। मल्टीपल यानी आप समझने के लिए लिख दे रहा हूँ, पहाड़ा टेबल, ठीक है। वह बाकी मल्टीपल को अगर डिफाइन करने के लिए बोला जाता है तो वो ऐसे ही, जैसे आप क्या करते हो, जैसे मान लो मेरे को 9 का मल्टीपल लिखना है तो क्या करूँगा, 9 1 जा 9, फिर 9 2 जा 18, 9 3 जा 27। तो ये जो आ रहे हैं ना 9 18 27, ये सब क्या है, मल्टीपल किसके, 9। तो कैसे निकाले हो, जिसका भी मल्टीपल निकालना होता है, ये अपना क्या है, एक नंबर है, ये क्या है, नंबर है। तो किसी नंबर का मल्टीपल बोलेगा तो ये क्या है, ये इस नंबर का क्या है, मल्टीपल है, यानी कि गुणज है। तो ये कैसे आया है, इस नंबर में हमने ये देखो 1 2 3 4 5 यानी नेचुरल नंबर का मल्टीप्लाई करके निकाला है। ये कैसे नंबर हैं, ये जो ये वाले जो नंबर आ रहे हैं ये कैसे नंबर हैं, ये सारे नेचुरल नंबर हैं, प्राकृतिक संख्या है। तो किसी भी संख्या में प्राकृतिक संख्या का मल्टीप्लाई करने पर, गुणा करने पर हमें उस संख्या का क्या प्राप्त होता है, मल्टीपल, यानी कि गुणज। आगे बात समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत। तो अब यहाँ बात ये आ रही है, कॉमन मल्टीपल चाहिए, क्या चाहिए, कॉमन मल्टीपल। यानी कहने का मतलब दो नंबर का मल्टीप्लाई लिखा होगा, दो संख्याओं का मल्टीपल लिखो पहले, दो संख्याओं का गुणज। तो जैसे मान लो हम किसका एग्जाम्पल के रूप में किसका किसका ले लेते हैं, कोई भी दो नंबर बोलो, किसका, 2 और 4 का ले लेते हैं। तो दो के मल्टीपल लिखना चालू करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। आगे नहीं बनता मेरे से, इधर 4 का लिखना चालू करो, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20। पहले तो बात करो कॉमन मल्टीपल की, इसमें कॉमन मल्टीपल कौन कौन है, पहला कॉमन मल्टीपल ये हो गया, दूसरा कॉमन मल्टीपल ये हो गया, तीसरा आगे जाके मिलेगा, 2 छक्का 12 वाला मिल जाएगा। पर यहाँ एक चीज और लगा हुआ है, लोवेस्ट। भाई अपना पहला मल्टीपल 4 निकला, दूसरा 8 निकला, आगे जाओगे तो 12 मिल जाएगा। पर बात इसने किसकी की है, सबसे कम वाले ने। तो सबसे कम कौन सा है, इसलिए 2 और 4 का एलसीएम क्या आएगा आपका, 4। आई बात समझ में। बाकी मल्टीपल ये नहीं है कि दो संख्या का मल्टीपल एक ऐसे होता है, वो पूछा है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे कम वाला। बाकी आपके कॉमन मल्टीपल और भी आगे क्या है, मिल जाएंगे। तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का समझ में आया क्या होता है। बाकी हम निकालने का तरीका तो जानते ही हो कि कैसे निकालते हैं, है ना। देखो ठीक, एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, बोल रहा है, क्वेश्चन ये है कि 26 और 91 इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए बोला जा रहा है, इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालो। अब उसके साथ ये भी बोल रहा है कि शो कीजिए, दिखाइए कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो इन दोनों नंबर के, जिनका आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल रहे हो, उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो ये शो करने के लिए बोल रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि ये एक प्रकार का फॉर्मूला है जिसको अपने को क्या करना है, वेरीफाई करना है, दिखाना है। तो ये फॉर्मूला तो पहले तुमको क्या हो जाना चाहिए,
याद रहना चाहिए कि किसी भी दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ जो होता है, एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो उन दोनों नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला तो पहले ही याद क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। ठीक है, चलो अब इसको कैसे वेरीफाई करोगे, तो पहले तो एलसीएम और एचसीएफ इनका निकालना पड़ेगा। तो चलो भाई निकालो। तो 26 और 91 का एचसीएफ निकालने के लिए क्या करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी कर सकते हो, अभाज्य गुणनखंड विधि से भी। ठीक है ना, तो मैं वही करे दे रहा हूँ। बाकी यूक्लिड वाला भी लगा सकते हो एचसीएफ निकालने के लिए, डिवाइड मेथड। ठीक है ना, तो वो तो अपने से बनने लग गया, बोला नहीं है वो, अपने से तुम्हारा जो मर्जी आए तो वो लगा लो, उसको केवल इससे मतलब है। एलसीएम और एचसीएफ बताओ और इसको वेरीफाई करके दिखाओ, वो तुम किस मेथड से लगाते हो उससे उसको कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तब डिवाइड मेथड तो बनता ही है। अब बात कर लेते हैं सीधे, वो तो पहले ही बात कर चुके हैं, बात कर लेते हैं किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन का भी एग्जाम्पल देख लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। तो भाई 26 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। अच्छा, प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड, ये जो अपने को नंबर दिया गया है ना, हाँ नाम में देखो क्या लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन। हाँ, मतलब हमें इसको केवल और केवल प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, अभाज्य संख्या से। और जिस जिस अभाज्य संख्या से ये डिवाइड होता जाएगा उससे करते जाना है। तो वही जो आप वो जिससे जिससे डिवाइड होगा, इसको उसके फैक्टर के फॉर्म में लिख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, प्राइम फैक्टर। समझ गए? तो चलो, पहला प्राइम नंबर 2 है ना, 1 तो होता नहीं है। ठीक है, 2 से करोगे तो कितना आएगा, 13। अब ये 13 अगले प्राइम नंबर किससे डिवाइड होगा, 13 बस सही होगा, और तो किसी टेबल में आता ही नहीं है ये, तो डायरेक्ट 13 से करो तो 13 1 13। अब ये दो प्राइम नंबर अपने को मिले, तो 26 को अपन इन प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ना, तो इसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। मतलब किसी भी नंबर को उसके प्राइम नंबर के फैक्टर के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। समझ गए? किसी भी चीज़ का अगर अच्छे से ध्यान में रखना है तो उसके हेडिंग में जो बोला गया है उसका मतलब निकाल लो, आज कहानी पूरी खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो अगला वाला जो है 91 है, तब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। तो बताओ ये किससे डिवाइड होगा, 7 से डायरेक्ट। 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में क्या हो, 2 का है ना, 0 2 4 6 8 आना चाहिए। 3 से डिवाइड करने के लिए दोनों डिजिट को जोड़ दो। 3 की डिविजिबिलिटी होती है, रूल है 3 की डिविजिबिलिटी का, कि दोनों जितने डिजिट हैं, जितने अंक हैं, उनको आपस में जोड़ दो, जोड़ने में जो नंबर आए अगर वो 3 की टेबल में आता है तो वो 3 से डिवाइड हो जाएगा। 9 और 1 10, 3 की टेबल में नहीं आता ना, मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। 4 से तो करना ही नहीं है, 5 से करो, 5 के लास्ट में 0 और 5 आना चाहिए तभी होगा। अगला प्राइम नंबर 7, 7 से करके देखो इसको। ठीक है ना, अब लग तो रहा चला जाएगा। 7 एकदम 7 और 7 3 जा 21। अब ये किससे जाएगा, 13 से, तो 13 1 13, यानी 91 को अपन प्राइम फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो 7 × 13 आएगा। इतना क्लियर? दोनों का हमने क्या लिख लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब एचसीएफ क्या होगा इनका, एचसीएफ की बात कर रहे हैं, किसका किसका, 26 एंड 91 का। तो एचसीएफ मतलब दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, तो कॉमन फैक्टर 13 बस निकल रहा, मतलब इसका आंसर हो गया, एचसीएफ क्या हो गया 13। और एलसीएम बराबर क्या होगा, तो देखो अगर तुम ऐसे फैक्टराइजेशन कर दिए हो इस तरीके से अलग अलग, तो एलसीएम निकालने का क्या तरीका है, जो तुम्हारा एचसीएफ निकला है उसको लिख लो एलसीएम में, क्योंकि जो कॉमन आता है उसको लिखते जाना। तो एक 13 कॉमन निकला ये, अब बाकी नहीं कॉमन आ रहे ना, उनको भी उतार दो जो कॉमन नहीं आ रहे हैं, ये एलसीएम कहलाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, 13 दूनी 26 और 26 सत्ते कितना हो, 182। सही सही बताया है, हम गुणा नहीं कर रहे हैं ना, गलत ना आवे चाहिए। ठीक है, ये हो गया एचसीएफ और ये हो गया। तो पहला क्वेश्चन था कि इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालिए, वो हो गया अपना। इसी में क्वेश्चन पूछा है इस फॉर्मूले को वेरीफाई कीजिए।
तो वेरीफाई कैसे करोगे, इसको करने का तरीका बता रहा हूँ कैसे करना है। किस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएम, एलसीएम इक्वल इंटू एचसीएफ बराबर n1 इंटू n2। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करना है, फिर राइट हैंड साइड, और दोनों जब बराबर आ जाएगा तो लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ ठीक है ना, समझ गए। तो भाई लो निकालो लेफ्ट हैंड साइड, पहले निकालो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ, इसको पहले सॉल्व कर दो। तो एलसीएम कितना निकला है अपना, एलसीएम 182 और एचसीएफ कितना आया 13। चलो मल्टीप्लाई करके बताओ जल्दी से, मैं ना करूँगा कुछ, जल्दी से आंसर निकालो। फास्ट ऑनलाइन हो, फास्ट फास्ट मल्टीप्लाई। क्या भाई तुम कैसे लड्डू खाया है का, लगाओ जल्दी। तू एक जने बोला यार एकदम 2 3 6 6 23 66 बोला ना। चलो अब दोनों नंबर जो अपने थे, ये दोनों नंबर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। वो तो हमको पता है, मल्टीप्लाई करो। राइट हैंड साइड में अपना क्या है, नंबर है ना n1 इंटू n2, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 26 इंटू 91, अपनी तसल्ली के लिए कर लो, आ गया, सही बता रहे था। ठीक है 2366, दोनों साइड बराबर आ रहे हैं, है ना, तो यानी कि अपना वेरीफाई हो गया ये फॉर्मूला। इस तरीके से करना है इसको क्वेश्चन को, कोई दिक्कत, ठीक है। देखो ये जो फॉर्मूला तुम्हारे सामने दिख रहा है, इससे 3 क्वेश्चन बनेंगे। कितने प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, एक तो वेरीफाई वाला वो तो मान लो हो गया, इस फॉर्मूले से ऊपर कैसे क्वेश्चन बनेंगे। देखो एक क्वेश्चन क्या है, तुम्हारे पास 2 नंबर दिए हैं एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है ना। क्वेश्चन में आपको हो सकता है एचसीएफ और एलसीएम दे दे, 2 नंबर रहेंगे, 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे दे, और उन 2 में से कोई एक नंबर दे दे, दूसरा नंबर पूछ लेगा कि बताओ दूसरा नंबर क्या होगा। 3 चीज़ें दी रहेगी, क्या क्या दिए रहेगा, 2 नंबर में से कोई एक नंबर दे देगा, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ और एलसीएम दे देगा, बोल देगा दूसरा नंबर फाइंड करो। तो दूसरा नंबर कैसे फाइंड करोगे, फॉर्मूला तो सामने ही रखा है, n2 बराबर क्या हो जाएगा भाई, एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, वो मल्टीप्लाई में कर लो, एचसीएफ इंटू एलसीएम, और ये दूसरा नंबर चाहिए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में उधर भेज दो तो डिवाइड। समझ गए, फॉर्मूला समझ में आया। 2 में से कोई एक नंबर दे दे और उनका एचसीएफ एलसीएम दे दे और दूसरा नंबर पूछ ले, कैसे निकालोगे। तो फॉर्मूला सामने है, एक नंबर जो दिया है उसको उधर भेज दो डिवाइड, या फिर दोनों नंबर दे दे और दोनों में से या तो एचसीएफ दे देगा, या तो अगर एचसीएफ दे देगा तो एलसीएम पूछ लेगा, और एलसीएम दे देगा तो अगर मान लो दोनों नंबर दे दिया और तुमसे क्या एलसीएम दे दिया और क्या पूछ लिया, एचसीएफ पूछ लिया कि एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ के साथ मल्टीप्लाई में एलसीएम है, ये दे रखा है, इसको भेज दो इधर डिवाइड में, ये नंबर के साथ जो मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड कर दो किससे, एलसीएम से। ऐसे ही एचसीएफ दे देगा, दोनों नंबर दे देगा और उनका क्या पूछेगा, तो एलसीएम निकालने के लिए एचसीएफ को इनके डिवाइड में भेज दो, n1 इंटू n2 अपॉन एचसीएफ। तो आया समझ में क्वेश्चन का मतलब क्या बनेगा क्वेश्चन, ये फॉर्मूला लिख लो पहले। देख क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है इसको भी थोड़ा सा समझ लेना। ये लिखा है एचसीएफ ब्रैकेट में ये 2 नंबर इक्वल टू 6, इसका मतलब क्या है, इन दोनों नंबर का एचसीएफ कितना है 6, ये दे रखा है, एलसीएम पूछ रहा है। इसका मतलब तुमको अभी ये जो क्वेश्चन दिया इसमें से क्या क्या पता है, पता है और 2 नंबर पता है, ये जो ब्रैकेट में लिखा है नंबर ही ना लिखा है, तो भाई ये दोनों नंबर तुमको पता है, और इसका फॉर्मूला पूछा क्या है, फॉर्मूला क्या लगाओगे, है ना ये, तो n1 इंटू n2 इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, एलसीएम पूछा है तो एलसीएम को इधर रखो और एचसीएफ को इन दोनों के डिवाइड में भेज दो, ये लो। अब इसको एलसीएम इक्वल टू n1 इंटू n2, n1 कितना है 12, n2 कितना है 18, बटे एचसीएफ कितना दे रखा है 6, ये रखो यहाँ डिवाइड में, 6 दूनी 12 और 18 दूनी 36, इसका
आंसर। ठीक है, समझ गए। तो इस तरीके से क्वेश्चन, तो जो फॉर्मूले जितने बने थे उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। तो ध्यान रखे रहना, फॉर्मूला याद रखे रहना, कौन सी चीज़ दे रखी उसको रख दो, जो फाइंड करने के लिए बोला उसको एक तरफ रखो, उसके साथ मल्टीप्लाई में जो उसको दूसरी तरफ भेज के डिवाइड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 की पावर n में n के किस मान के लिए इसका जो आंसर आएगा, यानी यहाँ 1 2 3 रखोगे और उसको सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा, तो पूछा इसका जो यूनिट डिजिट है यानी कि जो इकाई का अंक है वो क्या हो, 0 होगा। क्वेश्चन समझ में आए। क्वेश्चन ये बोला है 6 की पावर n है, तो यहाँ n में हम कितना रखें, 1 2 3 4 कितना रखें कि उसको सॉल्व करने पर जो यूनिट डिजिट है वो कितना आना चाहिए, 0। तो जैसे मान लो हमने n की जगह 1 रखा तो क्या आएगा 6, n की जगह 2 रखा तो क्या आएगा 6 इंटू 6 किया तो 36, n की जगह 3 रखा तो क्या आएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 करूँगा तो कितना आएगा 36 36 3 18 3 21 216, है ना। तो यानी कि ऐसे बोल रहा है, तो हम यहाँ n पे कितना रखें कि जो सॉल्व हो के जो आंसर आएगा उसके यूनिट डिजिट में 0 आए, ये पूछ रहा है। तो क्या बताओ ऐसा कोई नंबर है जिनको रखने पर यूनिट डिजिट में 0 आ जाए, क्यों नहीं आएगा, क्यों ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको यहाँ रखने पर लास्ट में यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा, वाई। देखो समझो थोड़ा सा, यहाँ पे यूनिट डिजिट में 0 होने का मतलब क्या है। यहाँ पे देखो हम जो नंबर लिख रहे हैं, पावर जैसे हमने यहाँ पे चढ़ाई, और फिर जब इसको हम फैक्टर के फॉर्म में लिख रहे हैं, किसके फॉर्म में लिख रहे हैं, फैक्टर यानी गुणनखंड के रूप में लिख रहे हैं, तो मल्टीप्लाई में लिख रहे हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आ रहा है तो लास्ट में 0 तभी आएगा जब तुम्हारे पास फैक्टर के रूप में कम से कम 1 2 और 1 5 हो, क्योंकि 5 2 जा कितना होता है 10। अगर आपके पास मिनिमम 1 5 और 1 2 होगा फैक्टर के फॉर्म में तभी 0 आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। भाई यूनिट डिजिट में 0 आने का मतलब ये है कि उसमें 110 का मल्टीप्लाई है। जैसे मान लो मैंने लिखा 210 मान लो, तो मैं इसको 21 गुणे 10 लिख सकता हूँ ना। मान लो लिखा हुआ है 20, तो मैं इसको 2 गुणे 10 लिख सकता हूँ ना, मतलब उसके मल्टीप्लाई में 110 है। मान लो लिखा हुआ है 200 यूनिट डिजिट, कम से कम 110 तो गुणे में होगा ना, लास्ट में यूनिट डिजिट 0 है अगर तो। और 10 को भी अगर अपन फैक्टराइज कर दें तो 5 इंटू 2। कहने का मतलब ये है कि अपने पास हम जिन नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें फैक्टर के रूप में कम से कम 1 तो 2 और 1 तो 5 है होना चाहिए, तभी उसके लास्ट में क्या आएगा, सॉल्व करने पर 0 आएगा। तो जरा ये बताओ, तुम यहाँ n की कुछ भी पावर रख दो, जो मल्टीप्लाई में नंबर आ रहे हैं वो है 6, और 6 को फैक्टराइज कर रहे हो तो 2 और 3 है बस आ रहा, इसके अलावा तो कोई दूसरा फैक्टर आ ही नहीं रहा। 2 तो आ रहा लेकिन 5, तो तुम n का कुछ भी मान रख दो तुमको लास्ट में 0 नहीं मिलने वाला। आई बात समझ में। यानी n के किसी भी मान के लिए इसके यूनिट डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो इसका लॉजिक क्या था, कॉन्सेप्ट समझ में आया। यूनिट डिजिट में अगर 0 चाहिए कम से कम 1 5 और 1 2 फैक्टर में होना चाहिए। क्लियर हो गया। तो 6 में तो केवल 2 और 3 ही बस आते हैं, 5 तो है ही नहीं, तो कुछ भी लगा दो, मूल पटक पटक के रखोगे तब भी में 0 नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए। हाँ, अब वो अलग बात है कि तुम मूल पटक पटक के छेदा कर दो तो 0 बच जाए। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इसमें लिखा हुआ है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। इसको दिखाना है कि ये जो नंबर लिखा हुआ है, पूरे की बात कर रहे हैं, ये पूरा जो यहाँ से यहाँ तक नंबर लिखा हुआ है ये एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या, इसको ये अपने को दिखाना है। तो ये पहले, ये दिखाने से पहले तो ये पता होना चाहिए कि कंपोजिट नंबर कहते किसको हैं।
भाज्य संख्या। तो बताओ जरा कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं? कंपोजिट नंबर। प्राइम और कंपोजिट नंबर नहीं, प्राइम नंबर यानी जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो उसको प्राइम नंबर बोलते हैं, यानी अभाज्य संख्या। और जो एक और खुद के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर, भाज्य संख्या। इस एक तो ये तरीका हो गया बोलने का, इसका कोई दूसरा तरीका है बोलने का? इसी आना रिजल्ट वही चाहिए, बस बोलने का तरीका चेंज करना है थोड़ा सा। फैक्टर के फॉर्म में बोलो, फैक्टर के फॉर्म, कि इसको फैक्टर के फॉर्म में, इसका डेफिनेशन अपन फैक्टर यानी कि गुणनखंड के रूप में कैसे बोलेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल ले लिया 7 और एक एग्जांपल मैंने ले लिया क्या 12, ठीक है। इसको अगर आप फैक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो केवल 1 इंटू 7 ही बस लिख सकते हो, इसके अलावा क्या इसका कोई फैक्टर लिख सकते हो? लेकिन 12 की अगर बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 2 इंटू 6 लिख सकता हूँ, है ना। 3 इंटू 4 भी लिख सकते हो और 1 इंटू 12 भी लिख सकते हो, सारे फैक्टर लिख सकते हो। अब जरा ये देखो, ये नंबर केवल किससे डिवाइड हुआ? एक से। अब खुद से ये वाला नंबर एक और खुद से तो डिवाइड हो रहा है, उसके अलावा भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 4 से भी हो रहा है और 6 से भी। तो यहाँ अगर फैक्टर की बात करूँ तो जो एक और खुद से बस डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब उसके केवल 2 फैक्टर बन रहे हैं। कितने फैक्टर बन रहे हैं? ओनली 2 फैक्टर बन रहे हैं, केवल 2 गुणनखंड, वो भी एक और खुद। लेकिन अगर जो ये वाला नंबर है इसके देखो एक और खुद के अलावा भी फैक्टर बन रहे हैं, बन रहे कि नहीं बन रहे? मतलब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर बन रहे हैं, इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर यानी गुणनखंड बन रहे हैं। तो अगर फैक्टर के रूप में हम इसको डिफाइन करें, ये कैसा नंबर है? ये वाला कैसा नंबर है? ये प्राइम नंबर है, ये अभाज्य संख्या है। और ये वाला जो है ये कंपोजिट नंबर है, ये भाज्य संख्या है। तो एक परिभाषा आपने क्या बोला कि जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड ना हो वो प्राइम नंबर, और जो एक और खुद के अलावा किसी और से डिवाइड हो जाए वो कंपोजिट। अब फैक्टर के फॉर्म में क्या बोलेंगे? जिस नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर नहीं होते हैं, 2 से ज़्यादा फैक्टर ना हो वो कौन सा? प्राइम नंबर। और जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर आ जाए वो। अब बता वही चीज़ रहे हो तुम, बस बोलने का तरीका चेंज कर रहे हो। अब ये तरीका क्यों बोला हूँ कि इस तरीके से बताओ, क्योंकि यही वाला तरीका यहाँ पे काम आएगा इसमें। तो अब जरा देखो, ये कोई एक नंबर है। अब ये कौन सा नंबर है? तो इसको देखो, इसमें से 13 अपन कॉमन ले सकते हैं, तो इसका अपन 13 कॉमन ले रहे हैं। अब जो बचा अंदर वो क्या है? 7 इंटू 11 प्लस 1, यही बचा भाई। 13 कॉमन निकल गया तो इसका 1 बचा, इसमें से निकल गया ये 7 इंटू 11 बचा। 7 11 जा 77 प्लस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 78 इंटू 13। अभी देखो इसके और फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ये 78 है, इसको और फैक्टराइज कर सकते हो कि नहीं कर सकते? मतलब कि जो नंबर था इसका नंबर कौन, नंबर जो है वो क्या है? इन दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे ना, मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है वो आ है। तो उस नंबर के दो दो फैक्टर तो यहीं पे दिख गए। 2 फैक्टर तो उसका है ही, कौन सा? एक, और दूसरा वो खुद नंबर। लेकिन उसके अलावा तुमने 2 फैक्टर यहाँ पे और बना के रखे। अभी इसको भी करोगे तो और फैक्टराइज, मतलब इसके 2 से अधिक फैक्टर दिख रहे हैं, इसके 2 से अधिक फैक्टर बन रहे हैं। इसका मतलब ये जिस भी नंबर का पैटर्न बना के रखा है वो कैसा नंबर है? कंपोजिट नंबर। आई बात समझ? क्लियर हो गया? कोई डाउट? ठीक है, तो ये ध्यान रखना।